And at the moment with us from the Uddhav Thackeray Sena, we have Mr. Lakshman Hake. I think we have Mr. Lakshman Hake. Hake साहब नमस्कार. नमस्कार नमस्कार. बड़े दिनों के बाद सर. अरे सर मजा आ गया आपको देख के. कमाल है. कमाल है सर, कमाल है. लक्ष्मण हाके साहब, जय भवानी, जय भवानी. जय शिवाजी, जय महाराष्ट्र. हर हर महादेव. हर हर महादेव. जय मल्हार. जय सियाराम. जय सियाराम. सीताराम. जी हाँ बिल्कुल, जय सियाराम सर. सीताराम सियाराम एक ही चीज है. तो सर मैं और आप जय सियाराम बोलते हैं, जय सीताराम बोलते हैं, राम राम बोलते हैं. बीजेपी वाले जय श्री राम बोलते हैं. दोनों में क्या फर्क है? ये सीताराम, ये हमारा जो राम है, जो भारतवर्ष का राम है, वो आस्था का राम है, हमारे कल्चर का राम है. जो अभी मेरे पहले जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे बालाजी गाड़े, उन्होंने बोला था मर्यादा पुरुषोत्तम राम है. हमारा राम कौन है? राम राज्य लाने वाला राम है, आदर्श का राम है. हमारा राम हाथ में धनुष्य बाण लेके दो समुदाय में दंगा फसाद करा के राजनीति करना, ये राम हमारा नहीं है. हम हमारे महाराष्ट्र की कल्चर, जब सुबह सुबह उठते ही, चाहे किसान रहने दो, मजदूर रहने दो, हर एक आदमी रहने दो, उठते उठते जब किसी को मिलता है तो पहली बार बोलता है राम राम पाउन, मतलब राम 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 राम. ये हमारे दिन की शुरुआत राम राम से होती है. तो ये कल्चर का अविभाज्य भाग है, आस्था का भाग है, धर्म का भाग है, इस भारतवर्ष का भाग है. प्रभु श्री रामचंद्र, सीताराम बोलते हैं, सीताराम. राम ये सिंगल नाम के बिना हमारे महाराष्ट्र में सीताराम ये नाम बहुत बहुत, मतलब उसका जो क्वांटम है, राम के तुलना में सीताराम हमारे महाराष्ट्र में बहुत सारे लोगों का नामकरण होता है. वो होता है सीताराम जी. तो हाके साहब, जो पार्टी 2 दिन में जो चल रहा था, तो आप कैसे देखते हो? उद्धव जी आज भी बोल रहे कि पार्टी चोर लिया, बाप चोर लिया. अतः अभी नार्वेकर जी ने साइन और स्टैम्प भी लगा दिया कि हाँ असली वारिस तो शिंदे साहब, एकनाथ शिंदे जी है. तो बार बार जो बोल रहे थे कि घटना बाहेरच्या सरकार है, बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर्स है, तो एक सिक्का भी लग गया, स्टैम्प भी लग गया, सब कुछ लग गया. अब बाकी मींस अब आगे लड़ाई किस प्रकार से देख रहे हो आप? हम सम्माननीय उद्धव साहब ठाकरे जी के नेतृत्व में हम रास्तों पे आएंगे. हम जनता के दरबार में जाएंगे. लोकशाही में सबसे बड़ी पावर कौन सी है? तो जनता की पावर है, मैं मानता हूं. ये क्या हो रहा है अभी, जो निकाल आया महाराष्ट्र में, जो एमएलए अपात्रता के बारे में, ये जो निकाल है, वो जो सेंटर गवर्नमेंट में जिसकी सत्ता रहती है, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस डालता है. और वो जो हमारे लोकशाही के जो पिलर है, उस पिलर को डैमेज करने का प्रयास करता है. इसीलिए हम उनका निकाल जो दिया है राहुल नॉर्वेकर ने, हमें तो अपेक्षित था, एक्सपेक्टेड था. इसलिए हम उसके ऊपर ज्यादा हम होप्स तो नहीं रख रहे थे. ये तो होने वाला है, होता रहेगा. मगर हम जनता के दरबार में जाएंगे और जनता को हम पूछेंगे कि शिवसेना किसकी है. जनता तय करेगी. लोकशाही में हर एक जनता, हर एक आदमी को जो मतों का अधिकार दिया है, वो जनता तय करेगी शिवसेना किसकी है. लक्ष्मण हाके साहब, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये मैटर सुना था, जब ये इस केस की सुनवाई हुई थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि भाई इसके ऊपर स्पीकर साहब रूल करेंगे. लेकिन साथ में उन्होंने डायरेक्शंस भी दी थी कि भाई क्या पार्टी जो होती है वो एमएलए और एमपीस की होती है या पार्टी कार्डर्स की होती है, लोगों की होती है. और उनका कंक्लूजन ये था, आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पढ़ लें, कि इट इज द पार्टी विच डिसाइड्स ऑन द व्हिप. व्हिप इज डिसाइडेड बाय द पार्टी, नॉट बाय द लेजिस्लेटिव पार्टी. दोनों में फर्क है. लेकिन यहां पर नार्वेकर साहब ने तो उसको टोटली नजरअंदाज कर दिया. एंड ही इज ओनली टॉक्ड अबाउट एमएलएस. उन्होंने सिर्फ लेजिस्लेटिव पार्टी के बारे में बात किया कि एमएलए किसके पास कितने हैं. अरे वास्तविकता में पार्टी तो शिव सैनिकों की बनती है ना लक्ष्मण साहब.
नहीं नहीं, मैं इसके डीप में नहीं जाऊंगा, क्योंकि कैसा है, ये जो हमारी लोकशाही है, लोकशाही में ऐसे ऐसे जब उदाहरण सामने आते हैं, ऐसी सिचुएशन सामने आती है, उसके ऊपर अपवादात्मक परिस्थिति ऐसे बोलते हैं, लॉज फाइनल नहीं है। क्योंकि हमारी लोकशाही में हाउस का कानून अलग रहता है, हमारे लोकशाही में जुडिशरी, लॉ एंड जुडिशरी का पावर और उसका न्याय देने का तरीका अलग रहता है। हमारे यहाँ शासन प्रशासन का हर एक किसी को स्वायत्त अधिकार दिए हुए हैं, और ये अधिकार देते हुए मगर आइडियोलॉजी फॉलो करना चाहिए था राहुल नार्वेकर जी, जो 10 शेड्यूल कहता है, जो पक्षांतर बंदी कायदा कहता है, जो एक मतलब एक आइडियोलॉजी फॉलो करना चाहिए था, और जिसके पास पक्ष का रजिस्ट्रेशन है, जिसके पास पार्टी का रजिस्ट्रेशन है, जिसके पास पार्टी का सब स्ट्रक्चर है, उनके पक्ष में ये निकाल आना चाहिए था, जैसे कि 10 शेड्यूल कहता है। मगर राहुल नार्वेकर ने अपना पावर का अधिकार का इस्तेमाल किया, और उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी जो सेंट्रल में सत्ता में है, स्टेट में सत्ता में है, उनके स्क्रिप्ट पे उन्होंने सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ा है, ना उन्होंने न्याय दिया है, ना शेड्यूल 10 के हिसाब से निर्णय दिया है, ना लोकशाही बचाने के लिए, लोकशाही के हित के लिए निर्णय दिया है। उन्होंने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का स्क्रिप्ट पढ़ा है। प्रदीप जी। आके साहब, बार बार उद्धव जी भी कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में, जुडिशरी ढंग से काम नहीं। राहुल गांधी जी बार बार बोल रहे हैं कि जुडिशरी इंटिमिडेट किया जा रहा है, जुडिशरी को काबू और ऐसे इंस्टीट्यूशंस को बीजेपी अपने हाथ में लेके जा रहा है। तो बार बार लोकतंत्र खतरे में है, ऑपोजिशन इज बीइंग टारगेटेड। तो मगर हाल ही में 2-3 ऐसे इश्यूज आए, जो बिल्किस बानो केस है। बिल्किस बानो केस में इंडिपेंडेंट जुडिशरी का एक बेहतरीन मिसाल है। आप इसको नहीं मानते क्या कि कितना स्टडी, हमेशा हम बोलते हैं कि जुडिशरी रूलिंग पार्टी के कब्जे में है, तो उसमें उन्होंने इंडिपेंडेंटली अपना स्टडी इंडिपेंडेंस दिखा दिया है, बोले कि हम इंडिपेंडेंट है। और बिल्किस बानो केस में लैंडमार्क जजमेंट कर दिया है, बोले सब जमा हो जाओ 2 हफ्ते के अंदर। तो आप इसको कैसे देखते हो? बिल्किस बानो का केस मैंने भी सुना है, मगर मैं अभी ये महाराष्ट्र में जो जजमेंट आया है, इसके बारे में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। क्योंकि ये घटना बाह्य सरकार महाराष्ट्र में शिंदे, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस का आया है, उसके बारे में एक फास्ट ट्रैक पे कोर्ट रहने दो, चाहे हाउस के अध्यक्ष रहने दो, इन लोगों ने ये न्याय के लिए विलंब कर दिया है। ये लॉ के भाषा में क्या बोलते हैं, न्याय को विलंब करना मतलब न्याय नकारना। ये जो बात है, ये महाराष्ट्र की जनता, देश की जनता के मन में ये जो लॉ और जुडिशरी है, इसके बारे में शंका, डाउटफुल सिचुएशन पैदा करती है। कॉमन मैन के समझ में नहीं आता है ये ऐसे क्यों कर रहे हैं। घटना बाह्य सरकार आने के बाद आज 1.5 साल होने आए, अभी भी न्याय पेंडिंग है। ये इसकी वजह से हम बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस लॉ एंड जुडिशरी में है, निवडणूक आयोग में है, और जो भी जितने भी स्वायत्त संस्थाएं हैं उसके अंदर ये भारतीय जनता पार्टी का डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस है। चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे लॉ एंड जुडिशरी हो, चाहे निवडणूक आयोग हो, ये सब जो स्वायत्त संस्थाएं हैं, जो लोकशाही के पिलर है, ये पिलर भारतीय जनता पार्टी के हाथ के कठपुतली बोलते हैं महाराष्ट्र में, मराठी में बाहुला बोलते हैं, बाहुला, ये बन चुके हैं। और ये जनता के मन में, सबके मन में है। अगर एक आध दूसरा विरोधी पार्टी में, विरोधी पक्ष में एक आध दूसरा नेता उभर आता है और भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट के अपोज में लड़ाई खड़ी करता है, सच बोलता है, तो उसके पीछे ईडी लगाई जाती है, सीबीआई की जांच लगाई जाती है, उसके ऊपर आरोप हो जाते हैं, उसको आरोपी के कटघरे में लाया जाता है। आगे क्या होता है, कैसा होता है, ये तो सब जनता जानती है। इसका मतलब इसीलिए हम लोकशाही खतरे में है। ये जो मैंने अभी बता दिया आपको, ये लोकशाही खतरे में है, ये तो ये सच होता है, साबित होता है। तो आगे जाके अभी
आपने रिजर्वेशंस भी देखे होंगे कि जरांगे पाटिल जी अभी भी हावी है, भुजबल साहब भी हावी है। भुजबल साहब भी जिस प्रकार से कहना कि आप सरसकट नहीं कर सकते, और जरांगे पाटिल एकदम कायम है कि सरसकट ही लेके रहेंगे और ये अभी हम लेके ही रहेंगे। वो पूरे एकदम ठोस उन्होंने ठान लिया है कि ये सरसकट रिजर्वेशन लेके ही रहेंगे मराठा कम्युनिटी के। तो ये आगे जाके आप कैसे देख रहे हो, मीन्स ये क्या होने वाला है यहाँ पर? जस्टिस कैसे डिलीवर होगा, किस प्रकार से जस्टिस डिलीवर होगा? नहीं, ये कायदा और कानून का गवर्नमेंट मतलब स्टेट रहने दो, सेंट्रल गवर्नमेंट रहने दो। कोई किसी प्रवर्ग से रिजर्वेशन मांगेगा, मांगने का हक है उनको, मगर उसको देने के लिए जो पैरामीटर्स है, जो मतलब जो मेथडोलॉजी है, उसके अंदर अगर नहीं आते हैं तो उनको रिजर्वेशन कैसे मिलेगा? ये तो मिल नहीं सकता है। अगर हम ऐसे करेंगे, अगर हम वैसे करेंगे, हम लेते ही रहेंगे, हम छाती के ऊपर बैठ के हम लेते रहेंगे, हम इतने करोड़ों लोग बंबई लेके आएंगे, ये इसका मतलब रिजर्वेशन ये पॉलिटिकल, चाहे झुंड बनाओ, चाहे सब लोग इकट्ठा करो और ये रिजर्वेशन छीन के ले लो, ये छीनने की चीज नहीं है रिजर्वेशन, ये पहली बात। और ये रिजर्वेशन का जो अर्थ है, ना एमएलए एमपी, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हाउस रहने दो, ऊपर हाउस रहने दो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हाउस रहने दो, उसके अंदर जो लोग बैठे हैं वो तय करेंगे, उसके ऊपर निर्णय ले लेंगे। और रिजर्वेशन देने के लिए, पिछड़ापन प्रूव करने के लिए, ये हमारे लोकशाही में स्टेट बैकवर्ड कमीशन है, सेंट्रल बैकवर्ड कमीशन है, लॉ एंड जुडिशरी है। अगर उसका नहीं मानने वाले हैं हम, तो लॉ एंड जुडिशरी खत्म हो गई ना, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन ये आपको एक चीज बताएं लक्ष्मण हाके साहब, जिस प्रकार अभी ये लोग चल रहे हैं, सरकार ने तो वादा किया है कि भाई हम आरक्षण देके रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि फरवरी में स्पेशल सेशन बुलाएंगे, उसके बाद हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन देखिए साहब, विधानसभा के हक में तो ये आता ही नहीं है, विधानसभा के कायदे में तो आता नहीं है। दिस हैज टू बी डन बाय द सेंटर, अगर उनको कुछ करना भी है तो। नहीं, तीसरी चीज क्या है? ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट है जी, महाराष्ट्र सुप्रीम कोर्ट ने मानता हूं, पूरी बात सुन। हाँ। दूसरी चीज क्या है? 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है, प्राण प्रतिष्ठा पूजा है 22 जनवरी 12:22 पे, और उसके बाद कभी भी आचार संहिता लग सकती है, लोकसभा के चुनाव जो है वो अनाउंस हो सकते हैं। एक बार आचार संहिता लग गई तो क्या कर रहे हैं ये? मतलब क्या एकनाथ शिंदे साहब ने कैसे अनाउंसमेंट कर दी कि फरवरी में हम लोग ये कर देंगे, वो कर देंगे? ये क्या मतलब हुआ, जरा बताएंगे सर? नहीं, ये रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन ये पॉलिटिकल एजेंडा नहीं होना चाहिए, ये मैं पहली बात आपको बता देता हूँ। ये इसका मतलब ये है कि रिजर्वेशन हमारे घटनाकार ने, हमारे जो जिस टाइम हमें स्वतंत्रता मिली थी, उस टाइम इन लोगों ने, जो लोग पिछड़े हैं, जो लोग हजारों सालों में, जिन लोगों को हमारे भारतवर्ष में सामाजिक न्याय नकारा है, मानवता नकारी है, जिनको शिक्षा समाजीकरण की प्रक्रिया में लाने के लिए हम सब समाज, हमारा भारतवर्ष का समाज, इन्होंने, हम सब लोगों ने चातुर्वर्ण सिस्टम में इनके ऊपर सोशली मतलब सामाजिक अन्याय किया है। उन लोगों का प्रतिनिधित्व हमारे आदर्श लोकशाही में होना चाहिए। ये प्रतिनिधित्व का मामला है रिजर्वेशन। मगर इन लोग समझ बैठे हैं कि रिजर्वेशन का मतलब आर्थिक तरक्की, रिजर्वेशन का मतलब गरीबी हटाओ, रिजर्वेशन का मतलब हमें भी प्रतिनिधित्व, इनको प्रतिनिधित्व मिल रहा है और हमें प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। अगर मराठा, अगर महाराष्ट्र का राजनीति, महाराष्ट्र का शिक्षा, महाराष्ट्र का नौकरी, महाराष्ट्र का कोऑपरेटिव सेक्टर, महाराष्ट्र का बैंकिंग, महाराष्ट्र का शुगर मिल, महाराष्ट्र का उद्योग व्यवसाय, महाराष्ट्र का मिल्क सेक्टर, अगर ये सब हम देखेंगे तो उसके अंदर 70% तक मराठा समाज का रिप्रेजेंटेशन है। बिल्कुल है। अगर ऐसी चीज रहती है तो मराठा समाज लास्ट 60 इयर्स में, लास्ट 75-78 इयर्स में कैसे पिछड़ गया? ये सुप्रीम कोर्ट ने 500-550 पेजेस के जजमेंट में बताया है
कि भाई इस मराठा कम्युनिटी को पिछड़ापन आने के लिए ऐसी कौन सी सिचुएशन पैदा हो गई है इस महाराष्ट्र में? तो फिर ये तो वादा जजमेंट क्यों कर दिया रहे हैं है सर इस पर, इसके ऊपर तो ना जाने कितनी बार डिस्कशन हो चुका है। फिर एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी, अजीत दादा पवार साहब, अजीत दादा पवार इतना नहीं लेकिन फिर भी वो हमें हाथ तो मिला ही रहे हैं। फिर ये क्यों वादा कर रहे हैं जब इनको मालूम है नहीं हो सकता? ये लोग पॉलिटिकल ये लोग हमारे अपोज में जाएंगे, हमारी गवर्नमेंट गिर जाएगी। सच कहने के लिए महाराष्ट्र का कौन सा भी पक्ष पार्टी सच रिजर्वेशन का मतलब क्या है ये सच कहने के लिए सब लोग डरते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, मैं एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दूं, आप सर सुधार कर दें, जो लक्ष्मण हाके साहब ने कहा बैकवर्डनेस इज नॉट अ फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और पॉवर्टी। लेट्स बी वेरी क्लियर। बैकवर्डनेस का मतलब ये नहीं है कि आप अमीर हैं या गरीब हैं पैसे को लेकर के, पैसे से बैकवर्डनेस का कोई कुछ लेना देना नहीं है, सीधी सादी बात है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो साफ है कि कानूनी तौर पर मराठा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो ऐसा बोलते क्यों नहीं है? ये नहीं दिया जा सकता, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, बार बार बोला है। स्टेट बैकवर्ड कमीशन, आज तक 4 स्टेट बैकवर्ड कमीशन ने मराठा कम्युनिटी का सामाजिक मागासलेपन नकारा है और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर्टिकुलरली मराठा कम्युनिटी के बारे में जजमेंट दिया है। और जाट, राजपूत, गुर्जर समाज के जिस टाइम ये इन कम्युनिटियों का जो जजमेंट हुआ उस टाइम भी बता दिया है कि ये कम्युनिटी उस स्टेट की डोमिनेटिंग कास्ट है। अगर डोमिनेटिंग कास्ट रहती है, सैकड़ों सालों से वो पाटिल वो है, चौगुला वो है, गावड़ा वो है, वतनदार वो है, जागीरदार वो है, गांव चलाने वाले मुखिया वो है। अगर मुखिया गांव चलाने वाले वो लोग हैं तो सामाजिक मागास कैसे हो सकते हैं? तो अमेजिंग प्रदीप जी। आके साहब, अभी जो एमवीए के अंदर जो सीट शेयरिंग है उसको लेके बहुत विवाद चल रहा है। संजय राउत जी ने कहा कि 23 सीट हमको चाहिए, 23 सीट चाहिए, और वो बोले हमेशा हमने 23 सीट लड़े हैं। अब प्रकाश अंबेडकर जी को आप लोगों ने साथ में लिए, तो प्रकाश अंबेडकर जी, बाला साहब अंबेडकर जी बोल रहे कि हमको 12 दे दो, 12 हमको दे दो और सब लोग 12-12 बांट लो। तो आगे जाके ये कैसे आप देख रहे हो कि कहीं ना कहीं कुछ होगा कि तालमेल होगा कि नहीं? बिकॉज 12 अगर बाबा साहब अंबेडकर को दे दिया, 23 आपको दे दिया, तो आप दोनों मिलके 35-36 हो गए, तो फिर बाकी 2 को सिर्फ 10-12 सीट बांटना पड़ेगा। कैसे करोगे? कैसे है एक 4-5-6 सीटों के बारे में थोड़ा बहुत वाद विवाद हो सकता है, मगर बाकी के जो सीटें हैं उसके ऊपर मतलब एक 35 से 40 सीट तक हमारा कोई प्रॉब्लम होगा ऐसे मुझे लगता नहीं है। और हमारे वरिष्ठ नेता है इकट्ठा बैठेंगे और इंडिया आगाड़ी मजबूत करने के लिए प्रयास करेंगे। उसमें हमारी शिवसेना भी है और जिसका जितना इन्फ्लुएंस है, कौन से लोकसभा कंसिस्टेंसी में किसका प्रभाव है, उसको वो सीट दी जाएगी और अच्छी तरह से हम भाजपा को अपोज करेंगे और ये लोकशाही बचाने के लिए हम अच्छी तरह से इकट्ठा आके हम आगे जाएंगे। लेकिन एक तो बता दें लक्ष्मण हाके साहब, बीच में हम सब लोग यही कयास लगा रहे थे, विश्लेषण यही था कि एटलीस्ट राजस्थान, और हो सकता है राजस्थान में 19-20 का फर्क हो, लेकिन मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस आएगी, वहां पर भी बीजेपी जीत गई। तो फिर तो सारी कैलकुलेशन ही गलत हो रही है। ये क्या हो रहा है? ये तो अभी रिजल्ट है। रिजल्ट आने के बाद रिजल्ट तो हमें स्वीकारना पड़ेगा। हम छोड़े, मगर जितने जो संशोधनात्मक वो जो प्री पोल अलायंस या पोस्ट पोल अलायंस, ये सब लोग भी कह रहे थे कि कांग्रेस आएगी एमपी में, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस आएगी, मगर सब लोगों का जो अनुमान था वो अनुमान फेल हो चुका है। हाके साहब, आज प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा कि 2 करोड़ महिलाओं को मैं लखपति दीदी बनाऊंगा, लखपति दीदी। तो इतने ग्लोरियस स्कीम्स के बाद आपको लग रहा है कोई चांस बचा रहेगा? कोई नहीं, ये ग्लोरियस स्कीम नहीं है।
मैं बहुत बार आपके सामने बोल चुका हूं, जिस दिन तक हमारे महिलाओं का हायर एजुकेशन का कट ऑफ रेट कम नहीं होगा, जिस दिन तक हमारे महिलाओं का शारीरिक श्रम, मतलब सबसे ज्यादा शारीरिक श्रम, अगर हमारे एक विकसनशील महाराष्ट्र में की अगर बात यह है, सबसे ज्यादा शारीरिक श्रम कौन करती है तो महिला करती है। हमारे महिलाओं को शारीरिक श्रम करना पड़ता है, हमारे महिलाओं का हायर एजुकेशन का कट ऑफ बहुत ज्यादा है, हमारे महिलाओं के जो शारीरिक समस्याएं हैं, व्याधि है, इसके ऊपर हम डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करने वाली स्कीम नहीं देते हैं। हमारे महिलाओं को अच्छी तरह से सुरक्षा हम जिस दिन तक नहीं दे पाएंगे तो ये ग्लोरियस स्कीम का क्या फायदा होगा? इसका कोई आंसर है नरेंद्र मोदी साहब के पास? नल से जल, हमारे महिलाएं आज भी भेड़ बकरियां चराने के लिए ये डोंगर पर्वत राज्य में जाती है। हमारे महिलाएं 10वीं 12वीं के बाद हमारी महिला दिखती नहीं है। जिस दिन पहली कक्षा में हमारे 100 महिलाएं अगर एडमिशन लेती है तो 10वीं के बाद उनमें से 10, 11, 12, ज्यादा से ज्यादा 14, ज्यादा से ज्यादा 15, ये हमारे महिलाओं का एजुकेशन का रेट है। ये अगर ऐसा रहता है तो ये कौन सा विकसित भारत है? पैसा हमारे पास बहुत आया, हमारी इकोनॉमी 5वें 6ठे क्रमांक पे आई, इसका मतलब हम आगे तरक्की कर रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, ये ऐसा मतलब नहीं होगा। आके साहब 10 करोड़ उज्ज्वला स्कीम, 11 करोड़ पाइप कनेक्शन, 12 करोड़ शौचालय, 1 रुपए में सैनिटरी पैड बांटे हैं महिलाओं को मोदी साहब ने। 60 लाख केरल में जब थे बोले 60 लाख केरल के जो महिलाएं उनको अकाउंट खोलने में मदद किया। मैटरनिटी लीव जो महिलाओं को 26 वीक्स तक एक्सटेंड करके दे दिया। तो आपको नहीं लगता कि ये स्कीम्स महिला सशक्तिकरण की ओर था? नहीं, मैं आप बहुत मेच्योर पत्रकार है, मैं आपके सामने कोई बात रखूंगा। अरे ये महिला मैटरनिटी लीव है ना, ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने उसको, जब कानून कायदा मंत्री थे, जो कामगार मंत्री थे पहले हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू के गवर्नमेंट में, तभी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 6 महीने का मैटरनिटी लीव, ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की देन है। कौन बोला ये नरेंद्र मोदी साहब ने ऐसा किया वैसा किया? ये जो कायदा कानून जो है, हमारा जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, ये सब हमारे घटनाकारों ने, ये मैं आपका एक ध्यान एक तरफ मैं खींचना चाहता हूं। अभी हमारा महाराष्ट्र का कायदे मंडल रहने दो, चाहे सेंट्रल का कायदे मंडल रहने दो, या हमारे हाउस के अंदर जो लोग आ चुके हैं वो सिर्फ पॉलिटिकल लोग हैं। वो सिर्फ हम कैसे जीतेंगे, हमारे पास पैसा कैसे आएगा, हम कैसा स्टंट कर सकते हैं, ये ध्यान खींचने वाले ये सब MP MLA लोग हैं। मगर जिस टाइम हमारे देश को स्वतंत्रता मिल रही थी, उस टाइम हमारे देश का जो हाउस था, उस हाउस में 78 बैरिस्टर लोग थे, बैरिस्टर। इसलिए उन लोगों ने, इधर का विजयंती कौन है, इधर का शेड्यूल्ड कास्ट कौन है, इधर का शेड्यूल्ड ट्राइब्स कौन है, इधर का OBC कौन है, इधर का कायदा कानून कैसा होना चाहिए, महिलाओं के बारे में हमने क्या सोचना चाहिए, हमारे देश की महिलाएं और फॉरेनर कंट्रीज में जो महिलाओं का जो कायदा मिल रहा है, जो उनको जो लोकशाही में हक मिल रहे हैं, अधिकार मिल रहे हैं, उसके तुलना में हमारे महिलाओं को हम क्या दे सकते हैं, इसके बारे में हमारे हाउस में 75 इयर्स पहले हमारे जो घटनाकारों ने, हमारे जो लीडर्स लोग थे, उन लोगों ने ये सब कायदा कानून बना के रखे हैं। जी, तो लक्ष्मण आगे साहब, चलते चलते आप ये बता दें कि मराठा आरक्षण तो मिलने वाला है नहीं, और अगर मिल भी गया तो सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से वो पास होगा मुझे तो मालूम नहीं है। तो इसका तो बहुत बड़ा खामियाजा भरना पड़ेगा सरकार को, अगर मान लीजिए नहीं होता है तो। नहीं साहब, ये एक बात महाराष्ट्र के सब लोगों को, चाहे CM हो, डिप्टी CM हो, हर एक कोई पार्टी हो, एक स्टेट बैकवर्ड कमीशन का एक जवाबदार एक एक्स मेंबर होते हुए मैं आपको बता दूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में 500-600 पानों का जजमेंट दिया है। वो पढ़ने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, चाहे CM भी तैयार नहीं है, कोई MP भी तैयार नहीं है, MLA भी तैयार नहीं है। ये सब लोग उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट तो देगा ना ध्यान सर, सुप्रीम कोर्ट तो अपनी जजमेंट के ऊपर ध्यान रखते हुए भी आगे जजमेंट देगा इस पे।
ये क्यूरेटिव पिटीशन है। क्यूरेटिव पिटीशन मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर क्यूरेटिव पिटीशन में कितना अधिकार बचता है कि तुम्हारा अधिकार बदल दीजिए। क्या 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 है इनके पास? कौन सा ऐसा संशोधनात्मक ऐसा कोई डेटा निकला है? जजमेंट देने से 2 साल हो चुके हैं मेरे ख्याल से। 2 साल में ऐसी कौन सी सिचुएशन आ गई है कि तुम्हारा जो जजमेंट है वो जजमेंट बदल सके तुम लोग? ये क्यूरेटिव पिटीशन कितना अवसर मिलेगा इन लोगों को? In any event, let me inform our viewers, the curative petition goes in front of the same bench. It is in front of the same bench, curative petition. It's not an appeal. It's a curative petition. It's not an appeal. Please understand. So ये कोई टेक्निकल मुद्दा हो, कोई किसी से सुप्रीम कोर्ट का ध्यान उसी तरफ नहीं गया है, ऐसा कोई एक मिस्टेक, वो भी कितना 100% में 1% भी नहीं है। क्यूरेटिव पिटीशन अपना रिजल्ट बदल सके, सम्मानीय कोर्ट और कुछ आगे जा सके, ऐसा मुझे तो Pradeep, we're going to have some very interesting times ahead. Yes. And Lakshman Ake ji, great pleasure as always talking to you. Really and truly wonderful. Thank you very much. Namaskar sir. Jai Bhavani. Jai Bhavani. जय भवानी, जय महाराष्ट्र, जय मल्हार, जय शिवाजी. Right, that was wonderful talking to Mr. Lakshman Ake after such a long time. He always has something or the other which is something new. He always talks about VJNT, which is amazing. Vanchit Jati nomadic tribes. That's what VJNT is, and unfortunately, not too many people talk about them. Right, and at the moment with us from the party.